प्लेन से इस पॉइंट का जो दूरी होगा ये 5 होगा। अब आइए, ये हमारा y है, ये हमारा z है, तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर ऐसा, ये आपका YZ प्लेन कहलाएगा। अब इस YZ प्लेन से ये पॉइंट जो है कितना दूर है, तो ये YZ प्लेन से ये पॉइंट उतना ही दूर है जितना ये इधर गया है। तो इधर कितना गया है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, YZ प्लेन कहा गया, तो YZ प्लेन में क्या नहीं आया, x नहीं आया। तो इस YZ प्लेन से ये वाला पॉइंट उधर उतना ही है जितना ये x का डिस्टेंस है। तो x का डिस्टेंस हमारा 3 था, तो ये पॉइंट YZ प्लेन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। फिर आप ये x है, ये z है, तो ये वाला जो सतह होगा, ये वाली जो सतह होगी, इससे ये वाला पॉइंट कितना दूर है, तो इस वाले सतह से ये पॉइंट उतना ही दूर है जितना ये वाला डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला होगा। आप जिस कमरे में हैं, आप इस वीडियो को अपने घर में बैठकर देख रहे होंगे, आप अपने घर के फर्श को देखिए। आपके घर का जो फर्श है वो हमारा ये वाला सरफेस है ये, और उस सरफेस से ऊपर की तरफ जब उठिएगा तब आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट पर पहुँचिएगा। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप अपने घर के फर्श से कितना ऊपर उठे हैं, तो जितना आप ऊपर उठे होंगे वही उसका दूरी कहलाएगा। तो ये वाले सरफेस से ये वाला पॉइंट जो है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था, तो हम ये कहेंगे कि XZ प्लेन से, XZ समतल से इस बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आपको इसको समझना है, याद रखना है और अपने दिमाग में इस बात को बैठा के रखिए। 3D ज्योमेट्री का ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर बड़े आराम से आप निकाल ले जाओगे, और ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो पूरे चैप्टर में आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी हमने बात किया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, किसी समतल से किसी बिंदु की दूरी। तो समतल से बिंदु का दूरी निकालते समय आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से समतल को ले रहे हैं। उस समतल में जो पॉइंट नहीं होगा उसकी दूरी वही होगी। ये बात हो गई। अब बात इसको थोड़ा सा और एक स्टेप एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन तो समझ गए, अब हमें समझना है distance of a point from coordinate axis, distance of a point from coordinate axis, किसी बिंदु का निर्देशांक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का निर्देशांक अक्ष से दूरी। अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना होगा, थोड़ी सी कल्पना करनी होगी। आपकी कल्पना कितनी साकार होती है इस पर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कितने अच्छे से समझ पाएंगे। आप सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर जो बात हो रही है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस हो रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, पहले हम इसको 2D में समझते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और पूछा आपसे कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये बिंदु x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप क्या करिएगा, इस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस बिंदु से x एक्सिस पर अगर आपने एक परपेंडिकुलर, एक लंब खींच दिया और इसको नाप लिया, तो यही वाला दूरी जो होगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब निर्देशांक अक्ष। तो निर्देशांक अक्ष में हम इस पॉइंट का अगर x से दूरी निकालना चाहें तो दूरी ये होगा और ये दूरी y के बराबर होगी।
है। अगर मैं इसी पॉइंट का y से डिस्टेंस निकालना चाहूँ, इस बिंदु का अगर मैं y अक्ष से दूरी निकालना चाहूँ तो यहाँ से करना कुछ नहीं है, y पर एक परपेंडिकुलर खींच देना है और ये वाली जो दूरी होगी ये इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कहलाएगा। अब इसको 3D में लेके चलते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा P है और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हमने लिया था वो x, y, z लिया था। अब x, y, z में हम जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यानी निर्देशांक अक्षों से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए जैसा कि यहाँ पर हमने किया था, जिस पॉइंट का हमें दूरी निकालना था हमने वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है, इस बिंदु से हमें लंब खींचना है। ठीक, अब ये चीज, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा यहाँ पर z एक्सिस है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम मैंने P दे दिया और इस P का निर्देशांक, P का कोऑर्डिनेट क्या है, ब्रैकेट में हमने x, y, z लिखा है जो कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। अब मैं इसका दूरी निकालना चाहता हूँ x एक्सिस से भी, इसी पॉइंट P का दूरी निकालना चाहता हूँ y एक्सिस से भी और इसी पॉइंट P का दूरी निकालना चाहता हूँ z एक्सिस से भी। पहले इस बात को समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम x एक्सिस। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम y एक्सिस। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम z एक्सिस। हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस का, हम बात करने वाले हैं दूरी का। कहाँ से? हम बात करने वाले हैं दूरी का x एक्सिस से, फिर y एक्सिस से, फिर z एक्सिस से। अब चलिए, x एक्सिस से दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इस पॉइंट से x पर एक परपेंडिकुलर खींचना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको मैं अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर दिखाऊं तो आप उसको देखकर मना कर दोगे कि नहीं साहब ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं इस पॉइंट का मैं पहले ये निकाल के बताता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x, y, z फ्रॉम y एक्सिस, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। अब आइए समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पर है? ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट y एक्सिस पर है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा की थी कि y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते समय, उस पॉइंट के निर्देशांक को लिखते समय उसमें x का भाग 0 होगा और z का भाग 0 होगा। जो भी आएगा वो y वाला पार्ट होगा। यानी इस पॉइंट के बारे में अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट में x का भाग 0 होगा, जो भी भाग आएगा y का भाग होगा और z वाला हिस्सा भी 0 होगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक जब लिखा जाएगा तो इसमें x का भाग 0 होगा, जो भी भाग आएगा वो y का होगा, z का भाग भी 0 होगा। है? अच्छा,
ये जो पॉइंट P लिखा गया है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, z था। इस बिंदु P का निर्देशांक x, y, z है। अब अगर मैं इस पॉइंट P का y एक्सिस से दूरी ज्ञात करना चाहता हूं तो इस पॉइंट P से मुझे उस y एक्सिस पर एक लंब डालना होगा। तो ये लंब जो है यहां पर आता है। ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने अभी अभी लाइन खींची, ये लाइन y एक्सिस पर लंब है। क्या ये आपको दिख पा रहा है? आप समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो ये एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए। हमने जो ये डायग्राम बनाया था वो एक क्यूब का डायग्राम था, घन का डायग्राम है। आप सबसे पहले इसके ऊपर वाली सतह को देखिए। इसकी ऊपर वाली सतह, जैसे मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी का अगर मैं इस तरह से रखूं, इस कॉपी का जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस इस समय आपको ये इसके जैसा दिख रहा होगा। अब सोचिए, ये वाली जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सतह है, ये इस कॉपी के सतह के जैसा है। अब इस कॉपी के सतह के जैसा अगर है तो ये कॉपी अगर मैं इस बोर्ड पर इस तरह से चिपका दूं तो यहाँ पर इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री का एंगल बना है। आप इस बात को मानेंगे कि जब मैंने इस कॉपी को इस तरह से यहाँ पर बोर्ड पर चिपकाया है तो यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल बना है वो अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बना है। अगली बात, ये जो अभी अभी आपने लाइन देखी, ये लाइन क्या इस कॉपी के इस डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कॉपी के विकर्ण को क्या ये लाइन आप देख पा रहे हैं कि इसका विकर्ण है ये? अब ये पूरा का पूरा कॉपी जब इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तब ये जो लाइन खींचा गया, ये जो विकर्ण वाला, ये डायगोनल वाला जो लाइन खींचा गया, ये लाइन जो है पूरी तरह से तो कॉपी पर है, तब ये यहाँ पर जाकर 90 डिग्री ही तो बनाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जितना आप चीज़ों को समझेंगे, जितना चीज़ों को आप समझेंगे, जितना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ये चैप्टर आपका उतना ही आसान होगा। आपको देखने में जो दिखेगा वैसा होगा नहीं, और जो नहीं दिखेगा वो होगा। ध्यान दीजिए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वो यहाँ दिखता नहीं है। यहाँ पर ये लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये लाइन जो है इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये सफ़ेद वाली लाइन जो है y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूँ? मैं ज्ञात करना चाहता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए मैं सफ़ेद वाली दूरी की बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन मैंने अभी अभी खींची है, मैं ये दूरी अगर निकाल लूँ तो मुझे ये पता चल जाए कि इस पॉइंट P का y एक्सिस से दूरी कितना है। अब आइए यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले हम पॉइंट P को देखते हैं। पहले हम पॉइंट P को देखते हैं। पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका निर्देशांक जो है x y z है। फिर हम इस पॉइंट को देखते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम ये A दे देते हैं समझने के लिए। तो हम पॉइंट A को देखते हैं। तो पॉइंट A जो है हमारा 0 y 0 है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। अभी अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था, तो डिस्टेंस फार्मूला में PA जो लिखा जाएगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 0 माइनस z का होल स्क्वायर आएगा। यहां से आइए, PA इज इक्वल टू √अंडर 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x स्क्वायर आएगा,
और y माइनस वाई तो जीरो हो गया, जीरो का होल स्क्वायर तो जीरो हो गया, खत्म ही हो गया। जीरो माइनस जेड का होल स्क्वायर जब करेंगे तब ये जेड स्क्वायर आएगा। यानी P से लेकर A तक की दूरी जो निकली वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलती है। अब आइए, ये जो हमने निकाला था ये तो हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस था। तो वाई एक्सिस से जो दूरी निकली वो हमारी निकली थी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप बाकियों के बारे में जरा सोचिए। अगर हमने y एक्सिस से दूरी निकाली है तो यहां y है ही नहीं। समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं समझा रहा हूं। अगर हमने पॉइंट P x y z का दूरी y एक्सिस से निकाला तो उसमें y आया ही नहीं। तब जब हम बिंदु P x y z का दूरी x एक्सिस से निकालेंगे तो इसमें x नहीं आएगा, इसमें x नहीं आएगा। तब इसका आंसर आता है रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ठीक इसी तरह अगर हमने पॉइंट P x y z का दूरी z एक्सिस से निकाला तो इसमें z नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का अगर आपने किसी एक्सिस से, किसी अक्ष से दूरी निकाला तो वो दूरी इस तरह से निकलेगा कि उसमें जिस एक्सिस से आप दूरी निकाल रहे होंगे उसका टर्म ही नहीं रहता। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में अगर आ गए, फॉर्मूला तो आप याद कर लेते हैं, फॉर्मूला तो कोई भी याद कर लेगा, बुक में सब लिखा हुआ है, फॉर्मूला देखकर याद कर लेना नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपको समझना रहता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कल के डेट में सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व करके लेके चले जाओगे। बस फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, वो फॉर्मूला बना कैसे था, आया कैसे था, मेरे को याद कैसे रहेगा, इन सब चीज़ों पर भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी बिंदु का निर्देशांक अक्षों से दूरी। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में विभाजन सूत्र कहा जाता है। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में विभाजन सूत्र, बचपन से पढ़ते आए हैं सेक्शन फार्मूला। पहले हम इसको 2D में समझेंगे, बाद में इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। बहुत आराम से, बहुत आसानी से होता है। 2D में हमने क्या पढ़ा था? 2D में हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। हमने एक बिंदु A ले लिया, इस बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है। यहाँ पर एक बिंदु B है, इस बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, तो हमने सबसे पहले इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक अच्छा खासा लाइन बन गया। अब क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट C ले लेते हैं और ये बोल देते हैं कि भाई ये पॉइंट C जो है इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट C जो है इस AB लाइन को m/n में यानी m/n में विभाजित कर रहा है। तब हम पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बिंदु C का जो निर्देशांक निकालते हैं, वही कहलाता है सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। मान लीजिए कि पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है वो h और k है। मान लिया कि पॉइंट C का जो निर्देशांक है h और
k है, तो जो हमारा सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र होता है उसमें क्या बताया जाता है, बचपन से हम पढ़े थे कि h की वैल्यू जो है वो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होती है, और k की जो वैल्यू निकालते हैं ये m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n आएगी। सेक्शन फार्मूला में हमने यही पढ़ा है। अब इसी किस्से कहानी को अगर हम 3D में बदल दें, इसी किस्से कहानी को अगर हम 3D में बदलें, सोचिए क्या चेंज आएगा। 2D से 3D करने में यहाँ पर एक एक्सिस Z वाला बढ़ता है, तो Z वाला जब बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट Z1 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर Z1 भाई साहब आ गए, तो यहाँ पर Z2 भी आएंगे। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों अब हमारे 3D में बदल गए हैं। ये दोनों अगर 3D में बदल गए हैं तो ये भाई साहब क्यों पीछे रहे, ये भी तो 3D में ही आएंगे। ये भी अगर 3D में आएंगे तो यहाँ पर H हो गया, K हो गया, M और N तो हमने ले ही लिया है, H K, इसको हम P लेते हैं, लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, H K P ले लिए। अब H का वैल्यू ये था, K का वैल्यू ये था, सोचिए P वाला वैल्यू कैसे निकलेगा। P वाली वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड से Z को लेना है, तो यहाँ से M Z2 प्लस N Z1 अपॉन M प्लस N। 2D से 3D में बदल गए, 2D से 3D में बदल गया। फॉर्मूला यही है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र 3D का। और इसी सेक्शन फार्मूले से हम मिड पॉइंट का भी फार्मूला निकालते हैं, मध्य बिंदु का भी फार्मूला इसी से निकलता है। मध्य बिंदु में क्या होगा, ये M और N जो है बराबर हो जाएंगे। M और N के बराबर होते ही दोनों जगह जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप एक काम करिए, दोनों को या तो M रख लीजिए या दोनों को N रख लीजिए। दोनों को M या दोनों को N रखने पर जब आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तब मिड पॉइंट के लिए यानी मध्य बिंदु के लिए जब आप H निकाल रहे होंगे, H का फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1 बाई 2, और K का फॉर्मूला होगा y2 प्लस y1 अपॉन का 2, और हमारा P वाला जो पॉइंट हुआ है ये आएगा Z2 प्लस Z1 अपॉन का 2 मध्य बिंदु के लिए, ये M रेशियो N में डिवाइड करने के लिए। साथ ही साथ ये इंटरनल डिवीजन है, आंतरिक विभाजन है। बाह्य विभाजन होता तो ऊपर और नीचे फॉर्मूला में हर जगह माइनस लग जाएगा, ऊपर और नीचे हर जगह माइनस लग जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में, बाह्य विभाजन में। ये सारी चीज़ें हमने 2D में जो पढ़ी हैं, आंख बंद करके उसको 3D में चेंज करना है। आंख का अंधा भी 2D से इसको 3D में बड़े आराम से बदल देगा। तो ये था हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत ही अच्छे से समझना रहता है।